श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिनकी विधा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे उम्मीद है कि हम सबको नहीं है। हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, धीरे धीरे जानकारी हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि फिल्म से जुड़ी बातें करें, गपशप तो करें, लेकिन ऐसी विधा के बारे में भी आपको बताएं जिसकी वजह से फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन वो है क्या? जी हाँ, प्रोडक्शन डिजाइन। तो आज हमने प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुनीश सप्पल जी को बुलाया है कार्यक्रम में। मुनीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार उन सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं आपकी बात से शुरू करता हूं जी। प्रोडक्शन डिजाइन, ये अंग्रेजी का लफ्ज है, कुछ ही साल पहले भारत में आया है और इसको हम आर्ट डायरेक्शन के साथ या कला निर्देशन के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। जी, तो जैसे कि निर्देशन भी है, ठीक है, अपने आप में। अभी तक होता था कि हाँ, निर्देशक जो है वो निर्देश देता है, फिल्म बन जाती है, अभिनय कलाकार अपना अभिनय का जलवा दिखा देते हैं और हमें बड़ी पसंद आती है वो फिल्म। संगीत होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, उसका संयोजन होता है। हाँ, वस्त्र विन्यास, जैसे कि थोड़े दिन पहले लोगों की जानकारी बढ़ी कि हाँ भाई, ड्रेस डिजाइनर भी कोई होता है, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइनर के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है। तो ये करते क्या हैं आप इसमें? बेसिकली आप अगर इस तरह से इसको देखें कि प्रोडक्शन डिजाइन में हम आर्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ काम है। जी। पहले जो आर्ट डायरेक्टर्स थे, जो आर्ट डायरेक्शन के जो फिल्म्स आप देखते थे या जो भी सिनेमा में आप नाम पढ़ते थे कि आर्ट डायरेक्टर शांति दास, आर्ट डायरेक्टर फला, आर्ट डायरेक्टर नितेश रॉय, तो इसी तरह से उनका काम क्या होता था, लगभग वही काम हमारा भी है। यानी शुरू होता है जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आपकी वो फिल्म या वो कहानी किस जगह के बारे में बात कर रही है, उन जगहों को ढूंढना, उन जगहों से उस फिल्म को जोड़ना। कि आप ऐसा समझो कि अगर मान लीजिए कुछ राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है तो राजस्थान में कौन सी जगह हो सकती है, क्या वो उदयपुर है या जयपुर है या जैसलमेर है, तीनों का लैंडस्केप अलग अलग है। जी। तो किस तरह की कहानी है, रुदाली है तो क्या वो जैसलमेर की कहानी हो सकती है, या कोई भी, बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे मतलब रेफरेंस उससे हैं। जुड़े हुए जितने आयाम हैं और जितनी चीजें, उन सब के बारे में सोचना आपका काम है। जी बिल्कुल। अब श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस समय हम बात कर रहे हैं मुनीश सप्पल जी से, और आपने पहेली, पिंजर, भूतनाथ, डोर, रब ने बना दी जोड़ी, तेरी मेरी कहानी, ऐसी बहुत सारी फिल्में, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो भाई सबकी हम नाम इस समय नहीं ले सकते, लेकिन इन सब का अनुभव है और सबका आपने प्रोडक्शन डिजाइन किया, उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया। तो क्या खास बात है जिसकी वजह से हमने मुनीश जी को आज कार्यक्रम में बुलाया है? और जैसा कि इन्होंने बताया कि एक अकेले आप ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं, वो क्या है? जी, ये हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो। हाँ, लेकिन शुरुआत आपने की है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट इरा में ये प्रयास किए हैं जी। लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आता ऐसा कि किसी सिनेमा के साथ जुड़े हुए आयाम में लोगों ने आर्ट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन्हीं सब विधाओं को एक साथ जोड़ के देखा हो। मतलब किसी एक व्यक्ति ने ये सारे काम किए हों, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। अच्छा। और शायद नहीं होता है। जी। और उसकी कई वजह हो सकती हैं, मुझे तो बहुत अंदाजा नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ये सब दिखता है। जी। और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरी अपनी एक जो ट्रेनिंग रही है आर्ट्स कॉलेज और ड्रामा स्कूल से, जो मेरे गुरुओं ने, पद्मश्री राजबिसारिया साहब ने जो मुझे सिखाया, उसमें मैंने ये सारी चीजें एक साथ सीखी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक उसी तरह है कि सिनेमा में जब आप स्क्रीन पे जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक पेंटिंग की तरह है। अच्छा। और जब वो पेंटिंग एक पेंटर कोई भी करेगा, एक विधा का पेंटर करेगा, तो शायद उसमें एक हार्मनी, एक तारतम्य बना रहेगा, एक रास्ता रहेगा। जैसे कि आप ऐसा समझ ले कि हुसैन साहब की बनाई हुई एक पेंटिंग हो, रैम्ब्रांड साहब की बनाई हुई एक पेंटिंग हो, या किसी भी नोन अननोन पेंटर की कोई भी पेंटिंग हो, जिसका अपना एक अंदाज है, अपना एक स्टाइल, शैली होती है। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि यही बात अगर हम अपने साथ जोड़ लें कि हमारे लिए तो सिनेमा जो है वो एक पेंटिंग है, और वैसे भी जो भी मैं भी यहाँ कर रहा हूँ वो पेंटिंग की तरह ही कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपनी फिल्में पेंट करता हूँ। अगर आप ऐसा समझे तो मेरे लिए ये बहुत आसान होगा। और मैं एक वक्त पे एक फिल्म करता हूँ, बहुत आराम तलब हूँ, चूंकि मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में परवरिश हुई, वहीं पैदा हुआ, वहीं लिखाई पढ़ाई हुई, तो एक लखनवी पन जो है वो मेरे खून में है, मेरी तबीयत में है, और शायद यही मेरे काम में भी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और हड़बड़ी में कोई पेंटिंग नहीं बना सकता। मुझे वक्त चाहिए सोचने का।
समझने का। तो ये जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें कि आर्ट डायरेक्शन हो या कॉस्ट्यूम हो, चाहे केश विन्यास हो या मेकअप हो, ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति नहीं करता है सामान्य तौर पर, ये आप करते हैं। तो इन सब चीजों में कैसे अलग अलग रंग आता है और कैसे आप चाहते हैं कि उसमें हार्मनी हो और एक रास्ता हो? उसकी वजह यही है कि ठीक जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कि कॉस्ट्यूम डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन यानी सेट डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, दो अलग अलग बड़े मास्टर्स करेंगे पेंटर। हाँ, एक मिनट, यानी कि जैसे सेट लगाया तो किसी एक व्यक्ति ने लगाया और उसमें जो किरदार आ रहे हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, वो कोई और करेगा तो अलग रहेगा, ऐसा आपका कहना? जी, ऐसा हो भी सकता है और मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ डिपेंड करता है मास्टर पेंटर पे। जो मास्टर पेंटर मैं कह रहा हूँ, वन लव्स, वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टर के साथ, निर्देशक के साथ। कई बार निर्देशक जो है वो भी ये चीजों में बहुत बड़ा दखल रखता है और कई बार नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ये समझिए कि अगर एक व्यक्ति निर्देशक को ऐसा मिल जाता है कि जिसका ये दखल है सब टोटल डिजाइनिंग में, तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब वो पूरा ध्यान दे सकता है अपनी स्क्रिप्ट पे, वो पूरा ध्यान दे सकता है किरदारों पे, उनकी लाइनों पे, उनकी एक्टिंग पे, उनके एक्सप्रेशन पे। तो जो बाकी की चीजें आपको स्क्रीन के सामने दिख रही हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं अगर एक व्यक्ति उसको पूरा पेंट कर रहा है, एक पेंटर। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं? जरूर जरूर, प्लीज।
कुछ ऐसा होता है पर मुझको भी हो गया। मेरी तो दुनिया बिल्कुल अलग थी, अंदाज वो हो गया। देखना डूबना हो गया, डूबना तैरना हो गया। क्या असर मेरे साथ है, मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है। फिर रात की शैतानियाँ क्या अलग ये जज्बात है। चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज मुनीश सप्पल जी से। प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। चलिए, ये तो हो गया कि निर्देशक को आसानी हो जाती है, लेकिन प्रदर्शन कैसा होता है या परफॉर्मेंस पे क्या उसका असर पड़ता है? जो आप कह रहे हैं एक रस्ता होती है, वो क्या है? हारमोनी जो है वो कैसे आती है? हाँ, वो भी है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस पे भी कैसे फर्क पड़ता है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। जी क्योंकि मैं खुद ड्रामा स्कूल में रहा हूँ, थिएटर में रहा हूँ, एक्टिंग की है, जी। तो मैं तो चूंकि बहुत एवरेज एक्टर रहा हूँ, ऐसा सभी कहते थे। अच्छा। लेकिन मैं कुछ ठीक ठाक कर जाता था और मुझे अच्छे अच्छे रोल मिल गए। शायद उसकी वजह ये रही कि मुझे लगा कि मेरा लुक करेक्ट होना चाहिए, पहली चीज। जी। और लुक का मतलब हो गया कि आपका ओवरऑल अपीयरेंस फ्रॉम एक्टर टू कैरेक्टर, जो किरदार आप कर रहे हैं उसमें आप लगे कि हाँ ये वैसा किरदार है। तो वो किरदार लगने के लिए दो तीन चीजें होती हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस, कैसा आपकी बॉडी है, कैसा स्ट्रक्चर है। आपके पास कोई भी कपड़ा नहीं है तो आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप भिखारी लग सकते हैं, और आपका पेट कम से कम 10 इंच और 12 इंच 14 इंच बाहर तो नहीं है। जी। तो भिखारी किस तरह का भिखारी हो सकता है? जिसने कई दिनों से नहीं खाया है, या जो भी इस तरह की तमाम बातें हैं। उसके बाद फिर आपको मदद करना शुरू करती हैं जो बाहरी सामान होता है, जो चीजें आपके ऊपर ओढ़ी जाती हैं, जिसमें मेकअप, हेयर स्टाइल और आपके कपड़े होते हैं। जी। इसके बाद आपकी पर्सनल प्रॉप आती हैं। जी। तो ये सब चीजें आपके साथ इतना बड़ा ड्रामा करती हैं, इतना मैजिक करती हैं कि आप खुद ब खुद दिखने लगते हैं उस किरदार में। जी जी। ये जो आपने शब्द बोला पर्सनल प्रॉप, ये क्या है? ये पर्सनल प्रॉप ठीक उसी तरह की चीजें हैं कि जैसे चूंकि मैंने जिक्र किया था भिखारी का, तो अब जो है आपने मान लीजिए कपड़े तो करेक्ट पहन लिए, बाल भी बिखेर लिए, मुंह भी गंदा कर लिया, तो आप भी किस चीज में मांग रहे हैं? या आपके पास क्या है? पर्सनल प्रॉप में आपकी पोटली है कि नहीं? पर्सनल प्रॉप में आपका कोई कटोरा है कि नहीं? पर्सनल प्रॉप में कोई ऐसी चीज है जिस आप ठेले पे बैठ के मांग रहे हैं, वो जो छोटे से 4 पहिए लगा के जमीन पे घूम रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो और ऐड करें? जी। यानी ये सब चीजें आपके किरदार के साथ एक एडिशन करना शुरू करती हैं और वो परसेंटेज में बढ़ती जाती हैं। अभी तक आपने लाइन नहीं बोली है। अगर आपका अच्छा डिजाइनर आपके हाथ आ गया, या एक आप आज डिजाइनर के हाथ चढ़ गए, तो लगभग आपको वो एक्टर बना देता है, आधे से ज्यादा स्थापित कर देता है, स्थापित कर कि देता आप ये हैं, आप ये हैं। फिर आपको सिर्फ चंद लाइनें बोलनी है जो लिखी गई हैं, और हाव भाव देना है। हाव भाव देना है, आपका काम हो जाता है। ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ। क्या बात है। और यही अगर आपको गलत डिजाइनर मिल जाता है जी। और खराब डिजाइनर मिल जाता है, तो अच्छे एक्टर की भी ऐसी की तैसी कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि जो एक्टर हैं, जो अभिनेता है, वो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी। और चूंकि मैं खुद इस विधा से जुड़ा रहा हूँ, थिएटर से, और सिनेमा में काम कर रहा हूँ जो बहुत रियलिस्टिक
तरीके से हम कोशिश करते हैं काम करने की, तो मुझे लगता है ये चीजें बड़ी ऐड करती हैं। उसी तरह से रंग हैं, चूंकि मैं आर्ट्स कॉलेज में रहा हूं, तो रंगों से भी आपकी एक साइकोलॉजी जुड़ी रहती है कि आपके किस मूड में आपको किस रंग के कपड़े पहनने होते हैं, बिल्कुल। उसका मास या उसका फ्लो किस तरह का होता है, कितने टाइट या कितने लूज वो कपड़े होंगे और आपका एक मूड के बना बारे में देंगे। आपकी व्याख्या करेंगे। चूंकि ये चीजें थिएटर में बहुत कुछ हो चुका है, ये प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है, हमें खाली रिपीट करने हैं जी जी जी। और लोगों को याद दिलाना और उसका इस्तेमाल करना है। तो लगभग ये चीजें मैं लगातार करता रहा हूं अपने सभी सिनेमा की जितनी भी फिल्में मैंने कोशिश की है करने की, उसमें तो वो एक मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो एक हार्मनी है ही है, क्योंकि हर आर्टिस्ट ऐसा कहा जाता है कि वो अपने आप को रिपीट करता है, और जब हर आर्टिस्ट अपने आप को दोहराने लगता है तो उसका अपना एक नाम तय हो जाता है। तो आप उसकी पेंटिंग देख के उस आर्टिस्ट का नाम बता सकते हैं कि ये पेंटिंग फलां की है। ठीक उसी तरह से जब आप फिल्म भी देखते हैं तो बहुत बार फिल्म देख के आपको लगता है यार ये इसका डायरेक्टर इस तरह का ये हो सकता है, इसमें ये डिटेलिंग है या इस तरह की काम है। या हम सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हम उस फिल्म से वो वाली फिल्म याद करते हैं कि लगभग ऐसा ही काम इस फिल्म में भी था। बिल्कुल सही, बहुत उम्दा आपने कहा जी। लगभग यही चीजें जो हैं वो स्थापित कर देती हैं उस कलाकार को, उस पेंटर को, उस आर्टिस्ट को जिसने उसको पेंट किया है। यानी कि उसकी शैली की छाप मिल जाती है। और वो जानबूझ के करे या अनजाने में करे, तो मैं तो अनजाने में ही करता हूँ, इसलिए कोई जानबूझ के कोशिश नहीं करता हूँ। जी। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरा मास्टर पेंटर है, जो मेरा डायरेक्टर है, वो जिस तरह का एक ख्याल रखता है, वो जिस तरह की एक अंदाज में उस पेंटिंग को बनाना चाहता है, मैं उसकी मदद करूँ, ना कि मैं अपनी पेंटिंग बनाऊं उसके कंधे पे। जी। तो वो एक बड़ा चुनौती होती है एक डिजाइनर के लिए, एक प्रोडक्शन डिजाइनर के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, कि हम उसके साथ कैसे जेल करते हैं अपने आप को, कैसे हम अपनी बात कहते हैं उन्हीं की बात कहते हुए, जो एक बड़ा चैलेंज है सिनेमा में। यानी कि करना तो आपको है लेकिन मानना किसी और का है निर्देश, और उसके बाद भी आपकी अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक आदत होती है, एक शैली होती है, उसी के हिसाब से काम करना होता है। कुछ फिल्में हैं जो हमारे श्रोता जानते हैं, कुछ बहुत सारी हैं जिनको नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी एक लंबा काम किया है काफी ज्यादा। तो किसका जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे, किस फिल्म का? मुझे तो सभी फिल्में काफी पसंद है क्योंकि मेरी पेंटिंग्स हैं और लेकिन ये जरूर है कि जो पीरियड से जुड़ी हुई सिनेमा है, यानी कि ऐतिहासिक या जो किसी एक खास पीरियड के साथ जुड़ी हुई है, वो मुझे काफी करने में मजा आता है। जैसे कुछ विदेशी फिल्में भी हैं जिसमें शार्प पिरल करके मेरी एक फिल्म है जो शॉन बीन के साथ है, ब्रिटिश फिल्म है, और जो 1740 की कहानी है। क्या बात है, इतनी और पुरानी। एक और उनके साथ मैंने काम किया था जो 1840 की थी। तो इस तरह के दो काम वो है, या पिंजर है, या पहेली है, या मॉडर्न में मैं कहूँ तो मॉडर्न सिनेमा है एकदम रब ने मना दी जोड़ी, जी। आज की कहानी है। लेकिन वो भी बहुत सारे लोगों ने देख के कहा कि ये पीरियड जैसा दिखता है आपने इसको भी पीरियड बना दिया। तो मैंने कहा पीरियड तो नहीं दिखता है, हाँ मगर ये जरूर है कि एक जगह से जुड़ी दिखती है, कि जब आप यूपी की बात करें या बनारस की बात करें तो फिल्म बनारस की होनी चाहिए जी। उसमें बनारस दिखे, सिर्फ बातों में बनारस ना दिखे जी। तो उसी तरह से जब आप पंजाब की बात करें और अमृतसर की बात करें या जालंधर की बात करें या किसी भी ऐसे शहर की बात करें तो वो शहर जरूर दिखे। हालांकि मैं एक बात ये भी बता दूं कि वो पूरी फिल्म मुंबई में शूट हुई है और स्टूडियोज में शूट हुई है। लेकिन यही तो खूबी है आर्ट डिजाइनर की, प्रोडक्शन डिजाइनर की, कि वो पूरा माहौल बना दे देखने वाले के मन पर। हाँ, कोशिश वही है। गाना सुनने जरूर। हौले 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 से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हौले 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 चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार।
में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। रब दावी रब कोई होना, कर कोई हो जादू टोना, मन जाए है मेरा सोना। रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोली है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया डूब के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले हौले से दुआ लगती है ना। चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज मुनीश सप्पल जी से। प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। बात आप पहली फिल्म की कर रहे हैं, तो पहली फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि पहेली जो है वो राजस्थान की कहानी है जी। विजयदान देता साहब बहुत बड़ा नाम है राइटिंग में, जिन्होंने बहुत खूबसूरत नॉवेल्स और कहानियां लिखी हैं जी राजस्थान में। उन्हीं की एक कहानी है दुविधा, जिसके ऊपर बेस्ड है पहेली। अमोल पालेकर साहब उसके डायरेक्टर हैं और संध्या गोखले जी ने उसको लिखा है। चूंकि वो फिल्म जिस स्केल पे बनी है या जिस स्केल पे हम बना पाए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह रही है शाहरुख खान साहब, क्योंकि वो उसके प्रोड्यूसर भी थे और एक्टर तो थे ही जी। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई, उनकी वजह से बहुत छूट मिली हम जैसे डिजाइनर्स को, कि जो हम अपने मन का काम कर सके। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप ऐसा समझो कि बेइंतहा खर्च और अंत क्या होना वो तो पता नहीं। अच्छा। तो उसकी छूट दे पाना बहुत कम प्रोड्यूसर्स उस तरह की हिम्मत कर पाते हैं। तो उन्होंने वो हिम्मत की, और वो भी फिल्म अगर मैं आपको कहूं कि कहानी शेखावटी की है, जो एक खास रीजन है जहाँ की बनिये लोग या मारवाड़ियों का जो एक इलाका कहा जाता है राजस्थान में, जहाँ से सारे मारवाड़ी से निकले हैं। जी जी। वहाँ की कहानी है, वहाँ की एक खास तरह का आर्किटेक्चर है, जिसे वहाँ की एक स्टाइल है जिसको कि हम फ्रेस्को पेंटिंग्स की वजह से ज़्यादा जानते हैं जी। और पूरा वर्ल्ड उसको स्टडी करने आता है, फ्रेस्कोस ऑफ शेखावटी जी। तो उसको ध्यान में रख के उन्होंने लिखी है, या उनकी वो कहानी उन्होंने वहाँ सेट की थी, उसी को अमोल जी ने बनाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि शूटिंग के लिए कई बार उतना फ्रेंडली लोकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, छतें वहाँ थोड़ी छोटी हैं, घर छोटे हैं, कमरे छोटे हैं, तो अंदर के सीन नहीं हो पाते। और कई बार बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती जो एक सिनेमा की फैसिलिटी होती है, कि आप दीवार हटा दो या दरवाज़ा निकाल दो, ट्रॉली अंदर आएगी, या बहुत सारी ऐसी तमाम ऐसी बातें जिससे कि जो सिनेमा में बाधा कर सकती हैं जी। लेकिन अगर आप वो चीज़ें सेट पे करो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन उसकी पूरी छूट मिली शाहरुख साहब ने। तो आपने क्या किया? सेट पे उसके सेट्स लगाए। अच्छा। पूरी फिल्म के सेट्स लगे,
फिल्म सिटी में। जो खास बात है उसकी वो ये कि उस फिल्म में जो डेजर्ट है, एक जो लास्ट सीन के लिए, वो भी हम मुंबई फिल्म सिटी में ही बना। मतलब पूरा मरुस्थल भी पूरा आपने यहाँ बना मरुस्थल लिया। यही बना और वो सीन भी यहीं पिक्चराइज किए गए और लोगों को उसका यकीन नहीं था और कि ये मरुस्थल यहाँ बना, तो उसके लिए मेरे कई अवार्ड भी रोक दिए गए थे। लेकिन फिर शाहरुख खान ने चिट्ठी लिखी अच्छा, उन जगहों पे कि नहीं भाई, उसने बनाया था, खर्च मैंने किया, मुझसे पूछो मैंने कितने करोड़ों रुपए उस पर बर्बाद किए। जी। तो कहीं जाके वो मुझे अवार्ड दिए गए और उसकी प्रशंसा की गई। बच्चन साहब ने उसको खास तरीके से सराहा, क्योंकि अच्छा। बच्चन साहब को अंदाजा ये था कि शायद मैं उसके कॉस्ट्यूम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं उनको वैनिटी में तैयार करके छोड़ के आया था, अभी वो सेट पे पहुंचे नहीं थे, तो मैं नीचे दूसरे सेट पे चला गया था। ये ऊपर सेट लगा हुआ था, हेलीपैड करके एक जगह है फिल्म सिटी में, वहां पे। जी। तो वो सेट पे पहुंचे तो वो अचंभित रह गए कि यार ये यहाँ कैसे इतना खूबसूरत लग गया। तो उसने कहा डायरेक्टर कौन है, उसको बुलाओ। तो देखा साहब वही तो था जो आपके कमरे में अभी आपको पगड़ी और वो सब पहना के गया है। अच्छा। कह लो बुलाओ उसको, बुलाओ। तब मैं गया, वो गले वले लगे, बड़ी उन्होंने प्रशंसा की, फोटो खिंचाई और बहुत बधाई दी। तो शाहरुख को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार मेरा पैसा वसूल हो गया। क्या बात है। कम से कम आपने इतना अच्छा काम Appreciate कर किया लिया। कि इतने बड़े आर्टिस्ट का अप्रिसिएशन मिला। जी। तो मुझे लगा कि मैंने जो पैसा खर्च किया वो मेरा वसूल है। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। वो एक बड़ी चीज है, इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं। तो चलिए, जब इतने प्रशंसा मिल चुकी है तो हम श्रोताओं को पहली फिल्म का ये गीत सुना देते हैं। जरूर जरूर, प्लीज। कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चूड़ियां खन के कंगना छन के कंगना जग जावे सजना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन, जब चूड़ियां खन के कंगना छन के कंगना जग जावे सजना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन। कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन हरजी के खनके ना, ताने सुनावे चूड़ियां, कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना, रूठे मनावे चूड़ियां। सिरा बांधूं तुम दूजा सिरा बांधो, तब सात रंग का झूला डाल के रंग 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 गगन को रंगना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन, कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना, ताने सुनावे चूड़ियां, रूठे मनावे चूड़ियां। ढोला रे ढोला, ढोला रे ढोला, घोर अमावस जाए न ढोला, घोर अमावस जाए न ढोला, बिरहानो
रंग बूढ़ा ढोला रे ढोला चंदानी चूड़ी दिखे तो पहनूं हाथी दातन चूड़ा बिरहानु रंग बूढ़ा ढोला रे ढोला मारुथल में घूमे भंवर बगुलों के ले लो बाहें भर लो ना बोलो तो सिलवाओ सब जेवर फूलों के खुशबू गहने भर लो ना फूल फूल के जेवर मारे तन पे कांटे लागे असवन मोती चुन चुन दी जो माला बुने हम साजे किरणों से मोती रंग नारे कंगना रे छन छनननन खन खनननन कंगना बिन मर्जी के छनके ना कंगना बिन मर्जी के खनके ना छन छनननन खन खनननन छन छनननन खन खनननन छन छनननन खन खनननन छन छनननन तो दोस्तों अभी हमने सुना पहले फिल्म का ये गीत और मुनीश सप्पल जी जिन्होंने इस फिल्म में कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया था, सेट डिजाइन किया और पूरा आर्ट डायरेक्शन आप ही का था, प्रोडक्शन डिजाइनिंग आपकी थी और जिस बखूबी इन्होंने सेट पर ये सब काम किया तो हमें लगता है एक बार फिर से जब हम फिल्म इसको देखेंगे तब अलग ही मजा आएगा, है ना? क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि राजस्थान की ही पूरी शूटिंग है। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी फिल्में जो आप इस तरह से देखते हैं, कई जो सेट्स पे इसलिए बनाई जाती है उसकी दूसरी वजह ये होती है कि जब आप बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं, जी, आपके साथ बड़े स्टार्स होते हैं और कई स्टार्स होते हैं एक साथ, तो उनको लेके जब आप रियल जगहों पे जाते हैं तो शूटिंग करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। भीड़ आ जाती है, भीड़ बहुत आ जाती है, आप अपने मन के शॉट नहीं ले पाते, कई बार वो लाइट करेक्ट नहीं होती तो आप अगले दिन नहीं आ सकते, उसी दिन की परमिशन होती है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो होती हैं, सुरक्षा तो है ही एक बड़ा कारण होता है सुरक्षा का, और नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाते हैं जब आप अपना शहर छोड़ के जाते हैं तो उसका खर्चा अलग होता है जी। और सबसे जो महत्व की चीज होती है कि आपको एक वक्त पे काम पूरा करने का प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो कई बार आप क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। लेकिन अगर यही सेट होता है तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है कि आप चाहे तो दिन को दिन करो, रात को रात कर लो, रात को दिन कर दो, दिन को रात कर दो, जैसा चाहो आप कर दो। बिल्कुल यही बात हम कहना चाह रहे थे कि अगर आप वहां पर सूर्योदय का लेंगे तो आपको बस समय गया तो बस गया, आपके हाथ से गया। प्राकृतिक रोशनी में ये दिक्कत हो सकती है। जी जी जी। तो ये सब चीजें स्टूडियोज में बहुत आसान हो जाती है। तो इस वजह से बहुत बार हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जो सेट्स जहाँ पे शूटिंग ज्यादा लंबे समय तक है वहां पे सेट लगाना हमें आसान होता है, सभी को, पूरे क्रू को। चलिए अमिताभ बच्चन जी की बात चलिए तो भूतनाथ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वहां पर भी तो आपने जबरदस्त कमाल किया है। भूतनाथ बेसिकली एक ऐसी कहानी थी जो बच्चों के लिए थी जी। तो पहले तो ये सोचा था कि शायद ये चिल्ड्रन फिल्म टाइप की कुछ बनेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन बच्चन साहब के साथ इतना खर्च करके चिल्ड्रन फिल्म तो नहीं बन सकती क्योंकि उतना बजट तो कहीं से मिलेगा नहीं। जी जी। तो ये हुआ कि ये थोड़े बड़े स्क्रीन पे इसको बनाया जाए, बड़े ढंग से बनाया जाए। तो रवि चोपड़ा साहब ने इसमें बहुत मदद की। विवेक शर्मा इसके राइटर डायरेक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं। जी जी। उन्होंने मुझे रोपिन किया कि भाई आप इसको डिजाइन करो कि भूत जो है ये डरावना ना हो के फ्रेंडली घोस्ट होना चाहिए। हाँ जी। तो पहली तो यही चुनौती थी कि भूत इस तरह का हो कि बच्चे इससे प्यार करें और बच्चे भूत को डरा दें।
हाँ। पहला चैलेंज ये था कि भूत डर जाए बच्चों से। ये सोचना बहुत बड़ी बात बड़ी थी। चीज थी, तो वो उसको लेके कुछ काम किया गया। और उसी के साथ साथ फिर ये कहानी कहाँ की हो सकती है, किस तरह की जगह पे ये घटनाएं घटेंगी, तो इसका बैकग्राउंड रखा गया गोवा। गोवा में चूंकि उस तरह के बंगले होते हैं खुले खुले, और गोइनीज स्टाइल का आर्किटेक्चर, पुर्तगीज गोइनीज आर्किटेक्चर चूज किया गया, उस तरह की इंटीरियर किया गया, उस तरह का फर्नीचर यूज किया गया। उस तरह से इस कहानी को बुना और धीरे धीरे फिल्म बड़ी होती चली गई, इसलिए कि पहले शाहरुख खान साहब भी इसमें पार्ट नहीं थे, तो चूंकि वो मित्र भी हैं विवेक शर्मा जी के, और उसमें कुछ एक किरदार था छोटा सा बच्चा जो उसका मेन लीड है भूत के साथ, उसके पिता का, तो हम लोग ने कोशिश की कि अगर वो किसी तरह से आ जाएं तो फिल्म और सुंदर हो जाएगी और बड़ी कहलाएगी। तो उसका पार्ट हम लोग ने सोचा कि 2 दिन में या 3 दिन में कर लेंगे, तो 2-3 दिन सुन के वो आ भी गए, लेकिन वो करते करते हमने बहुत दिन लगा दिए। तो उनका तो ये कहना था और 2-4 दिन कर लो यार, मेन लीड में रखो मुझे। लेकिन खैर बहुत उम्दा रहा वो एक्सपीरियंस भी, और उसको भी बच्चों ने बड़ा सराहा और बड़ों ने भी सराहा। बहुत बहुत अच्छी और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म रही वो सभी के लिए जी। और मुझे भी काम करके उसमें बहुत मजा आया। और बच्चे आज भी मैं जहाँ जाता हूँ वो यही कहते हैं कि आप मुझे भूतनाथ का डीवीडी लेके दीजिए, अच्छा, या भूतनाथ दिखाइए। और उनके साथ कई बार मुझे बैठ के यूं ही देखनी पड़ती है। और आपने उसमें भी भूमिका की है? वो भूतनाथ में नहीं, भूतनाथ में मैंने भूमिका नहीं की। मैंने वो 2-3 अलग अलग फिल्मों में मुझे करनी पड़ी, इस वजह से चूंकि मैं थिएटर से हूँ जी, और चूंकि डायरेक्टर को और जितने भी लोग हैं उनको पता रहता है, और कई बार कोई एक किरदार या कोई अदाकार नहीं पहुंचा वक्त पे, तो करना और पड़ अगर जाता उनको है। लगता है कि ये शूट कर सकता है तो वो मुझे कान पकड़ा के खड़ा कर देते कि भाई ये लाइनें तो तुम्हें बोलनी है। तो रब ने बना दी जोड़ी है जी। या मतलब और कुछ फिल्में हैं। तो हम श्रोताओं को ये गीत सुना देते हैं? जरूर जरूर, प्लीज। ना 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 ना, ना जी ना ना।
चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज मुनीश सप्पल जी से। प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। चलिए, भूतनाथ में तो और भी बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए, तो उसके बारे में, या आपने मेकअप वगैरह पे कैसे काम किया? इफेक्ट, लाइव इफेक्ट ज्यादा है उसमें, पोस्ट का काम बहुत कम है जी। अगर आप फिल्म को ठीक से देखेंगे तो उसमें पोस्ट में इफेक्ट बहुत कम है। जी जी, लाइव की लाइव इफेक्ट ज्यादा है जो बड़े आसान हैं, जिनको हम लोग उड़ाना और ये सब। हाँ, मतलब नहीं, वो तो पोस्ट में ही करना है, लेकिन रियल चीजों को बांध बांध के किया गया। जैसे कि क्या होता है कि कोई चीज आपको उठानी है या रखनी है, उसको आप तारों से ऊपर उठा सकते हो, रख सकते हो, बाद में तारे रेस कर सकते हो। जी जी। या किसी को फेंकना है या कोई उड़ के जा रहा है जी, उसको आप तारों से बांध के ले आते हो, फिर तारे रेस कर देते हो। ऐसी बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं आपको, जो आप लाइव में करके बाद में थोड़ा पोस्ट करते हो। तो उसमें पोस्ट भी काफी था, लेकिन उस हिसाब से उतना नहीं था, क्योंकि हमने भूत को उस तरह का डरावना बनाना भी नहीं था जी। कि भूत जो, हालांकि एक दो बार वो अपने अलग अलग तरह के चेहरे दिखाता है बच्चे को जी, लेकिन वो बच्चा हंसने लगता है, कहता है कि ये तो बहुत ही फनी लग रहा है, अगर तुम उसमें जाओगे किसी भी शो में तो तुमको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। तो भूत भी डर जाता है कि यार ये चेहरे बना के फायदा ही नहीं है। तो इस वजह से वो कम रहा, और बाकी जो कुछ कह रहा वो रियल रहा। जो बच्चन साहब के नाखून थे वो बड़े रहे, वो उन्होंने नकली लगा के फिर उसको चिपकाया। जो भी उन्होंने जो भी मेकअप किया या जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने या अपने ऊपर जितनी भी मट्टी लगाई या अपने आप को जितना भी गंदा किया, तो वो सब लाइव जितना था वही हमने कोशिश की करने की। उससे एक तो उस समय जब हम काम करते हैं चीजें रियल लगती हैं, और आपका को एक्टर जो है वो बहुत आसान हो जाता है उसके लिए काम करना, क्योंकि आपको वो उसी रूप में देखता है जिस रूप आपको हम प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसका भाव वैसे ही आता है और करेक्ट आ जाता है, संवाद अदायगी वैसी हो जाती है। जी बिल्कुल है, एज एन एक्टर आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, सामने वाले को भी आसान हो जाता है, और आपको भी खुद भी जो कर रहा है उसको भी समझ में आता है मैं क्या हूँ। तो इस वजह से शायद वो चीजें आसान रही, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भूतनाथ का, और सभी ने एंजॉय किया। तो चलिए, एंजॉयमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पर भूतनाथ का एक गीत सुन लेते हैं। एक बहुत उम्दा गीत है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छा है, अगर वो चाहे तो वो भी आप सुन सकते हैं। जरूर जरूर। हम तो है आदमी, हम
चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज में आज मुनीश सप्पल जी से। प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बहुत 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 कुछ करते हैं आप, और बहुत लंबी फहरिस्त है आपके अनुभवों की। आपने जैसा बताया मुनीश जी कि आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो फिर फिल्म में कैसे आए और थिएटर में क्या आपका अनुभव था और वहां कब क्या सोचते थे आप? इस बात को अगर हम यहाँ से शुरू करें कि थिएटर तक कैसे पहुंचे। जी जरूर। चूंकि मैं बचपन से ही पेंटर रहा हूँ, आर्टिस्ट रहा हूँ, मुझे शौक रहा है ड्राइंग का। वो चाहे मेरी किताब के पन्ने हो, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो कोई किताब ही हो स्कूल की, डिजाइन बना देते मैंने थे। ड्राइंग करना शुरू कर दिया था बचपन से। और बड़ी मार वार स्कूल में पड़ती थी, पिटाई भी हो जाती थी और बाहर खड़ा भी कर देते थे। घर में भी पड़ती होगी? घर में लोगों तक बात इतनी नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन बाहर तो बहुत पिटाई हो जाती थी स्कूल में। इसलिए क्योंकि जैसे अभी नए नए डेस्क बन के आए हैं क्लासरूम में, अभी नई नई पॉलिश हुई है सब पे, तो मुझे वो बड़े अखरते थे कि ये ब्लैंक शीट है, इसके ऊपर कुछ ड्राइंग नहीं है। तो मैं अपनी ही डेस्क पे ड्राइंग नहीं करता था, पूरी क्लास की डेस्क पे ड्राइंग कर डालता था। डेस्क पे ड्राइंग कर देते थे? जी बिल्कुल। और वो ऐसे पेन से या ऐसे खुरच खुरच के कर देता था कि वो परमानेंट रह जाए। तो उससे लेकिन किस तरीके की करते थे? मतलब क्या आप ऐसा समझ लीजिए, चेहरे बना दिए, ब्रूसली बना दिया, मतलब अच्छा। उस समय के जो चर्चित चेहरे बनाते थे? चेहरे बन गए, या कुछ मतलब कोई जानवर बना दिया, कुत्ता बना दिया, शेर बना दिया, मतलब कोई भी जो उस समय दिमाग में चीज आई बना दिया, क्रिएटिव उसकी ड्राइंग कर दी। और वो किसी भी ऐसी चीज से कर दी जिससे कि वो खुदाई टाइप की इंग्रेविंग हो जाए उसके ऊपर। मतलब वो मिटाए ना मिटे? मिटाए ना मिटे, अपनी छाप छोड़ देते थे आप? वो इसलिए कि बच्चे बोलते थे यार ये तो आपने बनाई है ड्राइंग, वो तो मिट गई यार, इसको फिर से बनाओ। तो वो ना करना पड़ा मुझे बार बार चक्कर में मैं ऐसा करता, तो बड़ी मार वार पड़ी मुझे जी। और बड़ी शिकायतें हुई मेरी घर पे भी, बड़ी वो हुई कि ऐसा मत करो भाई, ये पेपर है। टीचर से ये बोलते थे पेपर पे ड्राइंग करो। हाँ। पेपर खत्म हो जाते थे, जितने भी होते थे वो करके खत्म कर देता था मैं। फिर उसको रखे कहाँ, ये भी बात फिर है। ये होता था अब किस पे करें, तो बोर्ड है, बोर्ड पे बना दी। टीचर के आने से पहले बोर्ड खाली दिख रहा था, उसी पे ड्राइंग कर डाली। क्या बात है। तो जहां मौका मिला दीवारों पे कर डाली। किस कक्षा से आपने शुरू किया? नहीं पता नहीं, मतलब पता नहीं, बस करते थे। मुझे याद नहीं है, मगर मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे जैसे सजा मिली, मैं बाहर दीवार के साथ बैठा हूँ, तो दीवार खाली लगी तो उसी पर ड्राइंग कर डाली पेंसिल से, कि एक मुर्गा बना दिया और एक कुछ बना दिया। मजेदार। तो हालांकि अप्रिसिएशन भी थोड़ा थोड़ा मिलता था, मगर ये भी डांट भी पड़ती रहती थी। यानी कि ड्राइंग अच्छी रहती थी? हाँ, मतलब वो चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। तो टीचर्स ने भी फिर मेरा रुझान देखते हुए, जो आर्ट टीचर थे वो उन्होंने मेरे ऊपर काफी ध्यान दिया शुरू की क्लासेस में, और उन्होंने मेरी ड्राइंग ठीक कराना शुरू किया, प्रोपोर्शन ठीक कराना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो शौक बढ़ता रहा और वो शौक मुझे आर्ट्स कॉलेज तक ले गया। गाना सुनने जरूर। से पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झंग से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी।
लगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है शम से निखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो से तारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है शम से निखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर मुनीश सप्पल से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा विनायक तड़वलकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।